आदरणीय मयंक जी, आदरणीय डॉक्टर पांड्या, हमारे युवा शक्ति जो यहाँ उपस्थित है, आज का जो विषय है वो एक तरीके से राष्ट्र निर्माण का विषय है। और आज क्योंकि मैं पीपल्स यूनिवर्सिटी जैसे एक प्रसिद्ध विद्या के मंदिर में बोल रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग युवा शक्ति का क्या योगदान हो सकता है राष्ट्र निर्माण में, और किस तरीके से शिक्षा को हम रोजगार से जोड़ सकते हैं, शिक्षा को हम कैसे राष्ट्र निर्माण से जोड़ सकते हैं, युवाओं को हम क्या मार्गदर्शन दे सकते हैं ताकि एक ऐसी व्यवस्था हमारे देश में स्थापित हो जिससे हमारा देश फिर से एक जगत गुरु बने। इस पे मैं बोलना चाहता हूं। हम लोग जो राजनीति में हैं, हम लोग अक्सर सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई की बात यह है कि सत्ता परिवर्तन एक बहुत छोटी चीज है। जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो व्यवस्था परिवर्तन है, और आज मैं व्यवस्था परिवर्तन के बारे में बात करना चाहता हूं। चौथी सदी में हमारे देश ने शिक्षा के प्रारूप को, शिक्षा की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित रूप दिया और स्थापित किया। लेकिन पिछले 1700 सालों में, 1700 वर्षों में हम लोग शिक्षा जगत में कहां पे हैं? वर्ल्ड टॉप 100 QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में हम लोग टॉप 100 कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में एक भी नहीं पाए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर को पहला स्थान मिला 197 नंबर पे, और उससे एक साल पहले IIT दिल्ली को इसमें 140 से 145 नंबर मिला बस। लेकिन हमारे पास 636 विश्वविद्यालय हैं, 25,938 कॉलेजेस हैं और लगभग 2,000 पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर आप उन लोगों को जोड़ें जो लाइन में हैं ये प्राप्त करने के लिए, तो आप इसकी संख्या 50% बढ़ा सकते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि हम शिक्षा और विद्या क्या प्रदान कर रहे हैं कि क्या है, केवल हम अपने देश में डिग्रीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, डिग्रीज को उत्पाद के रूप में देख रहे हैं। हम लोग देखें कि हम कहां खड़े हैं विश्व शिक्षा में। 2010 में एक पीसा असेसमेंट हुआ। पीसा मतलब प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, और पहली बार और आखिरी बार हिंदुस्तान ने भाग लिया। क्यों? क्योंकि हमने 74 देश में आखिरी स्थान प्राप्त किया। और हमने किन राज्यों को भेजा? हमारे देश के 2 सबसे शिक्षित राज्य के बच्चे, 15 साल के बच्चों को भेजा गया उसमें, केरला और हिमाचल प्रदेश, और हम लास्ट आए। और उसके बाद मंत्री गण ने निर्णय किया कि भैया हमको अपनी बेइज्जती नहीं करानी, आगे से हम इसमें नहीं जाएंगे। और वो इंग्लिश में था, मैथ्स में था और साइंस में था। उसके बाद मैंने पिछले साल का जो प्रथम, जो बहुत अच्छा एक NGO है जो शिक्षा के लिए काम करता है, वो हर साल एक ASER एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट निकालता है। वो क्या कहता है? पिछले साल ये कहता है कि 50% जो स्टूडेंट्स क्लास 5 में हैं वो क्लास 1 की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकते। ये बहुत बोला गया है। और 70% जो क्लास 3 के बच्चे हैं, अगर आप उनको सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए बोले तो वो नहीं कर पाते।
इसका कारण क्या है? एक देश के नाते हम लोगों ने शिक्षा पे कितना ध्यान दिया है? हमारा जीडीपी जो है वो लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए है। शुक्रिया। 1,80,000 करोड़ रुपए में हम पिछले साल 3.9% खर्च किए हैं शिक्षा पे। अगर हम लोग जापान की बात करें, जापान ने 10% खर्च किया है। कितने में से? 5 लाख करोड़ के जीडीपी में से। तो आप जोड़ दीजिए कि जापान जैसा देश, मैं अमेरिका और स्वीडन की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एशियन देशों की बात कर रहा हूं, कि अगर हमसे 3 गुना खर्चा ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं उसका असर भी दिखेगा और पड़ेगा। हम लोग बात करें ब्राजील की क्यों? क्योंकि ब्राजील की एग्जैक्टली वो जीडीपी है जो हिंदुस्तान की है, 1,80,000 करोड़। उसमें से ब्राजील ने कितना खर्च किया है? लगभग 7%। तो मेरा आग्रह यह है कि जब तक हम लोग कम से कम 6 से 7% एक 10 वर्षों के लिए शिक्षा में निवेश नहीं करेंगे, अपने देश के भविष्य के लिए निवेश नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं हम लोग जहां हैं वहीं रहेंगे। देखिए, ये जो समय है हमारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि लगभग 60 करोड़ ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो आज 1 साल से लेकर 25 साल तक हैं, और करीबन 22 करोड़ लोग जो हैं वो उसके 10 वर्ष आगे हैं। अगर हम लोग पीएचडी लेवल की पढ़ाई तक देखें तो हम क्या पाएंगे कि 80 करोड़ लोग अगले 10 वर्षों में शिक्षा के कहीं ना कहीं इर्द गिर्द रहेंगे। हम लोग जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है? कि ये जो जनसंख्या हमारे देश की है, ये एक बहुत बड़ा शस्त्र बनेगी देश के लिए। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है। बट ये शस्त्र तब बनेगी जब हम उनके हाथों को मजबूत करेंगे, उनको अधिकार देंगे, उनको शिक्षा देंगे, उनको अवसर देंगे। अगर हम केवल ये सोचते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या एक शक्ति होगी, तो क्या मजलूमों और मजदूरों की फौज एक शक्ति होगी, कि क्या वो केवल एक लेबर फोर्स होगी? इस पे हम लोगों को कहीं ना कहीं विचार करना है। आज आप देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा हूं, और मैं उत्तर प्रदेश एजुकेशन रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसमें मुझे एक बड़ी शॉकिंग चीज लगी। डीआईएससी की रिपोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फॉर एजुकेशन है। मैं उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट पहले देखी, फिर मैंने पूरे देश की देखी। उसमें मैंने क्या पाया कि उत्तर प्रदेश में 48% ऐसे स्कूल्स हैं जहां कोई भी बिजली नहीं है, 1% भी नहीं। और बिहार में, जो हर अच्छी चीज में आगे है देश में, वहां लगभग 60% स्कूलों में तनिक सी भी बिजली नहीं है। हम लोग कंप्यूटर्स की बात करते हैं, हम लोग इंटरनेट एजुकेशन की बात करते हैं। दुनिया बहुत गति से आगे बढ़ रही है। अगर हम लोग बिजली अपने स्कूलों में नहीं दे पाए तो हम लोग किस विकास की बात करें? महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में, जो एक बहुत विकसित राज्य माना जाता है, 15% टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने ना टीईटी का एग्जाम दिया है, ना एनईटी का एग्जाम दिया है। इसका मतलब जो बेसिक टीचिंग एग्जाम्स हैं, जब वो नहीं दिए तो फिर टीचिंग क्या आप लोगों को प्रदान करेंगे? हम लोग अगर इसको ये देखें कि विदेशों में क्या हो रहा है और हमारे लोग जब बाहर जा रहे हैं तो कैसे करें। मैंने 2 उदाहरण परसों देखे जब मैं ये स्पीच पे काम कर रहा था। एक प्रणव मिस्त्री जो पालमपुर गुजरात के हैं,
और जो विदेश गए और अब वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च सैमसंग है, और वो एक बहुत छोटी सी जगह में पढ़े थे, निरमा इंस्टीट्यूट में, फिर आगे गए और उन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उनको अवार्ड किया कि उन्होंने एक ऐसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बनाई है जो मानवीय इशारों को समझती है और उनको एनालाइज करती है। मनु प्रकाश मेरठ में पढ़े, उसके बाद वहीं पढ़े, फिर स्टैनफोर्ड गए जहां अब वो एक प्रोफेसर हैं, और उन्होंने दुनिया का सबसे सस्ता माइक्रोस्कोप बनाया है जो 25 रुपए में बनता है और एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जो पानी से भी चल सकता है। हम लोग देखें कि एक बहुत बड़ा डिबेट है देश में कि ब्रेन ड्रेन का, कि हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, क्या ये अच्छी बात है, क्या ये बुरी बात है, क्या ये देश की संपत्ति को हम विदेशों को दान करते हैं। इस पे मैं थोड़ा बहुत बोलना चाहता हूँ। देखिए 3.5 लाख हिंदुस्तानी बच्चे पिछले साल विदेश गए और औसत 2 से 3 लाख हर साल पिछले 15 वर्षों में जाते हैं। 30% जो टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं अमेरिका में, कनाडा में और इंग्लैंड में, वो हिंदुस्तान के आते हैं। नासा में 10 में से 4 साइंटिस्ट इंडियन हैं, और शायद आप जानते नहीं होंगे लेकिन 34% जो लोग माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं वो इंडियन हैं। जो 28% लोग आईबीएम में काम करते हैं वो इंडियन हैं। जो 17% लोग इंटेल में काम करते हैं वो हिंदुस्तानी हैं। और कल मैं पॉपुलर साइंस मैगजीन में पढ़ रहा था कि 12% जो साइंटिस्ट अमेरिका में हैं और इंग्लैंड में हैं, कनाडा में हैं और ऑस्ट्रेलिया में, 12% हिंदुस्तानी हैं जो हिंदुस्तान से गए हैं। ये नहीं कि वो पुराने परिवार जो वहां स्थापित हुए उनके बच्चे हैं। और अमेरिका में जो सबसे खुश करने वाली बात है कि 28% डॉक्टर्स हिंदुस्तानी हैं, 28%, मतलब 4 में से। अब सवाल यह है कि जो लोग यहां हैं और जो यहाँ की शिक्षा, लेकिन ये सब लोग में एक बात समझनी पड़ेगी कि इनमें से आधे वो लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं विदेशी शिक्षा प्राप्त की है। अब सवाल ये है जो हमारे देश में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या है। एक एम्प्लॉयमेंट सोल्यूशन कंपनी है दिल्ली में, एस्पायरिंग माइंड्स कह के, जो हमेशा जिसका जिक्र बहुत सम्मान से होता है। इन्होंने 1.5 लाख इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की एक सर्वे किया पिछले वर्ष, और जो फाइंडिंग्स हैं वो बहुत ही आश्चर्यजनक हैं। उन्होंने कहा कि जो इंजीनियरिंग, जो ग्रेजुएटिंग इंजीनियर्स थे, वो ज्यादातर 2 फील्ड्स में जाना चाहते थे, या को इंजीनियरिंग में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। पर उन्होंने देखा कि 3% ही वो लोग हैं जिन्होंने डिग्रीज प्राप्त की हैं, 3% ही वो लोग हैं जिनके पास स्किल्स थी सॉफ्टवेयर के लिए, और 7% ही वो थे जो कोर इंजीनियरिंग के लिए सारे टास्क्स देख सकते थे। मैं पिछले 2 साल पहले नारायण मूर्ति जी से मिला था। मैंने कहा साहब, मैंने ये देखा है इंफोसिस बैंगलोर में बहुत सारे विदेशी काम करते हैं, तो क्या हमारे देश में बच्चों की कमी है कि आप सब विदेशी लोगों को आप रखते हो? तो उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी रिपोर्ट अगले दिन भेजी। रिपोर्ट तो करीबन 1300-1400 पेजेस की थी, पर जब मैंने पढ़ने का प्रयास किया तो मैंने एक पेज उसमें पाया जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग विदेश से आते हैं उनके ऊपर $1 भी खर्च नहीं होता उनके ट्रेनिंग में, लेकिन जो लोग हिंदुस्तानी कॉलेजेस से बाहर जाते हैं उनके ऊपर ऑन एवरेज 8 लाख रुपए खर्च होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए। तो उन्होंने कहा हमको भी बिजनेस चलाना है, हम क्या करें। हम लोग देखते हैं कि जॉब्स की स्थिति क्या है हमारे देश। अगर हम शिक्षा से इसको जोड़ें
उत्तर प्रदेश में 2 एग्जाम्पल्स मैंने देखे। पिछले साल कानपुर में 1700 सफाई कर्मचारियों के लिए एक इंटरव्यू हुआ और जॉब्स के लिए हुआ कि भाई इश्तिहार निकाला गया कि आप लोग आके इस पे अप्लाई करें। 1700 सफाई कर्मचारियों के लिए, और कितने लोगों ने अप्लाई किया? 50 लाख लोगों ने। 50 लाख लोगों ने 1700 सफाई कर्मचारियों के लिए अप्लाई किया। इन 50 लाख लोगों में से 8.5 लाख ऐसे थे जो ग्रेजुएट्स थे और 70 ऐसे थे जो पीएचडीज थे। अब मैं तो हैरान हूं सोच के कि कोई पीएचडी जिस आदमी ने 10 साल मेहनत करके अपना विवेक इस्तेमाल करके किया, वो एक स्वीपर की जॉब करना चाहता है। तो आप सोचो कि स्थिति क्या है आज। यही एक छोटा सा जिला है यूपी में, अमरोहा, ज्योतिबा फूले नगर। वहां हमने वही चीज पाई कि 130 नौकरियों के लिए 4 लाख लोगों ने अप्लाई किया। और वो कौन थे? वो बैचलर्स ऑफ एजुकेशन थे, वो लॉयर्स थे, वो इंजीनियर्स थे। इसमें क्या बोलूं? देखिए, सच्चाई की बात यह है, अगर आप लेबर ब्यूरो की स्टैटिस्टिक्स पढ़ें, 10 लाख लोग हर महीने हमारे देश में जॉब मार्केट में आते हैं। और अगर आप कोर सेक्टर्स को देखें पिछले 10 वर्षों के, पिछले 1 वर्ष के नहीं, पिछले 10 वर्षों के कोर सेक्टर्स को देखें, जिसमें आप टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर, लेदर, ये सब को देखें, तो आप क्या पाएंगे कि इनमें ऑन एवरेज 6 महीने में 2 से 3 लाख जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। तो कितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है वो आप देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं है, हम सर्विस सेंट्रिक इकोनॉमी है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बदलना पड़ेगा। क्योंकि सर्विसेज के जो जॉब्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग जॉब से 10 गुना ज्यादा मुश्किल है पाने के लिए। और उनमें जितनी ट्रेनिंग चाहिए, जितना पैसा चाहिए वो जॉब पाने के लिए एक मनुष्य को, वो हमारे जैसे गरीब देश में इतने बड़े जनसंख्या को रोजगार कभी नहीं दिला सकता। हम लोग ये देखें कि माइग्रेशन का क्या हाल है। जितने लोग विदेश गए हैं, और मैं ये चाहता हूं आप मेरी बात सुन लें क्योंकि मैं ये पॉइंट आपके भले के लिए बोल रहा हूं। 60% लोग गल्फ गए हैं, 13% लोग अमेरिका गए हैं, लेकिन मात्र 3% लोग यूरोप गए हैं, केवल 3%। अगर हम लोग देखें कि यूरोप को कितने बुरे तरीके से अप्रवासियों की, इमिग्रेशन की जरूरत है, जो आज उनके राजनीति को भी प्रभावित कर रही है, तो हम एक चीज पाएंगे कि लो बर्थ रेट है, एजिंग पॉपुलेशन है। और अगर हम अगले 25 वर्षों में देखें तो हम क्या पाएंगे कि जर्मनी में 17 लाख एक जॉब गैप होगा कि इतनी नौकरियां हैं और इतने लोग हैं वो नौकरी करने के लिए। 11 लाख इंग्लैंड में और 21 लाख फ्रांस में। मैं केवल 3 देशों का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं जो शायद आपको पहले पता नहीं था। तो मैं ये कहता हूं कि बेटर ब्रेन ड्रेन देन ब्रेन इन द ड्रेन। इट इज बेटर कि हमारे लोग एक अच्छे भविष्य ढूंढने के लिए, एक अच्छा जीवन पाने के लिए बाहर जाएं, कि वो सड़ के अपने सपनों को चकनाचूर करके यहां मरे। इससे अच्छा कि वो वहां जाके सफल हो जाए। क्योंकि हम क्या देखते हैं, 5,000 करोड़ हमारा आता है हमारे एनआरआई से हिंदुस्तान में रिपैट्रिएशन ऑफ इनकम, केवल 2800 करोड़ केरला में आता है। और आपने देखा होगा कि केरला हर सामाजिक मानक में नंबर 1 है।
आप लिटरेसी देखिए, फीमेल लिटरेसी देखिए, कितने पक्के मकान हैं 1 लाख लोगों में, कितने हॉस्पिटल 1 लाख लोगों में, आप सारी चीज देखो वो नंबर 1 है। इसका मतलब क्या है? जहां आर्थिक वृद्धि है वहां सामाजिक वृद्धि भी कहीं ना कहीं है। ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो अगर 2040 तक हमारे पास 5 करोड़ ऐसी वर्कफोर्स है जो आज जिसके हिस्से आप हैं, जो ट्रेन्ड है, जो प्रोफेशनल है, जो योग्य है, और अगर दुनिया में 10-10, 20-20, 30-30 लाख जॉब्स की कमी है, तो जहां यहां ना मिले वहां बाहर जाया जाए। उसमें मुझे तो कोई विवाद नहीं दिखता। इसमें हम लोग एक चीज देखें कि कितने लोग विदेश जाके वहां सफलता प्राप्त करके उसके बाद हिंदुस्तान में आके अच्छा काम करते हैं। बहुत ज्यादा उदाहरण मैंने इसके पाए। 2 ही चीजों का एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। एक अक्षय सक्सेना है जो हार्वर्ड गए IIT में पढ़ने के बाद, और उसके बाद उन्होंने वहां काम किया, और फिर उनका मन था कि हिंदुस्तान को आगे मजबूत किया जाए। ये आए और उन्होंने एक अवंती फेलोज नाम की एक संस्था शुरू की। उन्होंने और उनके IIT के कुछ मित्रों ने कि हम लोग आए और हम लोग केवल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाएं और उनकी मदद करें कि वो सबसे बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अपनी जगह ढूंढ पाए। एंड ये नॉन फॉर प्रॉफिट है, और ये ज्यादातर ऐसे बच्चों को लिया गया जिनके माता पिता या तो ग्रामीण अंचल से आते हैं या शहर में स्लम्स में रहते हैं। और ये क्या पाया गया कि 70% लोग जिन्होंने अवंती फेलोज में फ्री कोचिंग ली थी, इनको कहीं ना कहीं टॉप 10 रैंकिंग में जगह मिली, और 90% लोगों को जगह मिली। मैं परसों ही पढ़ रहा था हिंदू अखबार में कि डॉक्टर अनिल राजवंशी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में पढ़ाते थे। उन्होंने यहां आके फाल्टन एक जगह है पुणे के पास, वहां एक शुरू किया सोलर पावर पे और ऑल्टरनेटिव इलेक्ट्रिसिटी पे, और बहुत ही निमकर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और एक कमाल का काम वो कर रहे हैं। तो ऐसे उदाहरण बहुत ज्यादा है। लेकिन हम लोगों को ये देखना चाहिए कि ऐसा क्या है कि हमारे देश में लोग अपने सपनों को कहीं ना कहीं साकार करने में एक मुश्किल पा रहे हैं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, एक आर्य प्रकाश एक लड़का था IIT मद्रास का, उसने एक लेख इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था। उसने कहा कि यह सच है कि मैं गरीब परिवार से आता हूं और मुझे IIT में एंट्रेंस मिला रिजर्वेशन के नाते, लेकिन उसने कहा कि रिजर्वेशन के बाद जब मेरी एंट्री हुई तब मेरा जीना बहुत मुश्किल था। उसने कहा, एक मैंने देखा जो सामाजिक रूप से सुदृढ़ है उसको प्रोफेसर थोड़े ज्यादा तरजीह देते हैं। दूसरा, उसने कहा कि मेरे जैसा व्यक्ति अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकता तो कहीं ना कहीं उसको हीन दृष्टि से देखा जाता था। तीसरा, उसने देखा कि मैं छोटे समाज से आता था तो वहां भी मुझे कहीं ना कहीं तंग किया गया। हमारे देश में देखिए, एक तो है कि बराबर के अवसर मिलने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि जो अवसर ऑन पेपर मिलते हैं उसके इर्द गिर्द अधिकार भी मिलना चाहिए। ये भी एक लड़ाई हम लोगों को जारी रखनी पड़ेगी। मैं पा रहा था कि हिंदुस्तान में 33 बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन है जो KG से 12 है। मदरसा बोर्ड है, आपके हर स्टेट का बोर्ड है, आपके कैम्ब्रिज बोर्ड है, आपका IB है, अलग अलग बोर्ड्स हैं। ज्यादातर बोर्ड में जो आपको पैसे देने पड़ते हैं फीस के नाते वो बहुत निम्न है, लेकिन 15 लाख रुपए वर्ष तक ये फीस जाती है। अब सवाल ये है कि इसमें 2 प्रश्न हैं। पहले, जो ज्यादा पैसे वाला होगा उसको देश में ज्यादा बढ़िया शिक्षा मिलेगी, क्या ये एक उचित कार्यप्रणाली है? दूसरा,
ये जो बोर्ड्स हैं इनकी खुद की स्थिति भी कई जगह बहुत खस्ता है। जैसे जो JNK बोर्ड है, JNK बोर्ड के पास जो पूरा फंड है वो महाराष्ट्र बोर्ड से 70% कम है। अब सवाल यह है कि क्या वो उतनी अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? अच्छा, मैंने क्या पाया कि जैसे पंजाब बोर्ड हाईएस्ट मार्क्स वो क्या देते हैं पिछले 5 साल से 91%, ह्यूमैनिटीज में 93%, इकोनॉमिक्स में। अब अगर कोई बच्चा पंजाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी आना चाहेगा और उसको 91% मिलेंगे, तो साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो 91% में तो पास कोर्स के अलावा कोई कोर्स नहीं मिलता, और वहां वो टॉपर है स्टेट का, और यहां ये आके पास कोर्स करे। तो मैं ये चाहता हूं कि इस देश में एक बोर्ड होना चाहिए। ये जो 33 बोर्ड है ये आर्थिक असमानता की खाई को भी ज्यादा गहरी कर रही है, और ये लोगों के उम्मीदों पे भी पानी कहीं ना कहीं। हमारे देश में 30% ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे, और 30% और लोग हैं जो 10,000 रुपए महीने नहीं कमाते। तो हम अगर लोगों को कहेंगे कि भैया आप इस कॉलेज में चले जाओ, यहाँ 10 लाख रुपए साल देना, कितने लोग जा पाएंगे? अच्छा, आपने देखा होगा, मयंक जी मैं आपको बताता हूं कि एजुकेशन डेट कितना बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में। आप सब लोगों ने NPAs का नाम सुना होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आजकल बहुत ये जायज मुद्दा है कि जो बड़े उद्योगपति हैं उनके NPAs जो है लगभग 6 लाख करोड़ पहुंच गए हैं। NPA मतलब जो 3 किश्त लगातार बैंक की ना दे पाए, बैंक उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बना देता है। पर क्या आप जानते हो कि जो आम लोगों ने एजुकेशन के लिए अपने बच्चों के लिए लोन्स लिए हैं उसका NPA 4,000 करोड़ है हमारे देश में। पिछले 5 वर्षों में 4,000 करोड़ NPA है एजुकेशन लोन्स की। इसका मतलब कि लोग नहीं दे पा रहे वापस। और उससे क्या हुआ है? उससे यह हुआ है कि 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की आयु तक हमारे देश में सबसे ज्यादा दुनिया में सुइसाइड्स होते हैं। 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक दुनिया की सबसे हाई सुइसाइड रेट हिंदुस्तान में है। और कहीं ना कहीं मैं इसको इस शिक्षा प्रणाली से जोड़ूंगा, क्योंकि जो लोग एजुकेशन, आपने देखा कोटा में कितने सुइसाइड्स हुए, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। वो क्यों हो रहे? जब आदमी के माता पिता अपने गहने बेच के उनको पढ़ा रहे हैं और फिर वो आदमी 60-70% से ज्यादा नहीं पा पाता, तो उसको लगता है कि भाई अपने आप को फिर खत्म ही किया जाए, क्योंकि माँ को भी खत्म कर दिया, अपने आप को भी खत्म कर दिया। एक सिस्टम मैंने पढ़ा इकोनॉमिस्ट में, कोलंबिया का, जो साउथ अमेरिका में है। कोलंबिया क्या करता है, एक स्कूल वाउचर देता है। वो कहता है कि आपको हम मुफ्त में एक वाउचर देंगे और आप जहां मर्जी चाहें जाके पढ़ सकते हैं। इन्होंने 5 वर्षों में अपना एजुकेशन बजट 25% GDP का किया, 25%। क्योंकि उन्होंने कहा भैया ये बम हम बना रहे हैं, बंदूक बना रहे हैं, टैंक बना रहे हैं, इनसे फायदा क्या होगा देश का? हम लोग चरित्र निर्माण करें, हम लोग विस्तार करें अपने बच्चों के भविष्य का। और उन्होंने क्या कहा कि 1/4 जो GDP का है उसको हम 5 साल खर्च करेंगे एक प्लान के नाते। उससे क्या हुआ? कैपेसिटी बिल्डिंग हुई कि जितने सीट्स थे हर कॉलेजेस में वो लगभग दुगने हो गए। अब जब दुगने हुए तो उन्होंने वो कॉलेजों के मालिक को कहा कि भैया अब आपके दुगने हो गए, अब इन गरीब बच्चों को आप वहां शिक्षा दें। एक एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशंस, पीपल्स यूनिवर्सिटी जैसे। और उन्होंने कहा कि